हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपीजी के नर्सिंग क्लासेस। ये वीडियो आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। सो इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखें और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन जो है काफ़ी टाइम रिपीट होते हैं। सो क्वेश्चंस आप अच्छे से रीड करें और उनका आंसर सोचें और स्टार्ट करते हैं। फिर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी स्टार्ट विद इन हाउ मैनी आवर्स आफ्टर अ नॉर्मल डिलीवरी। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ब्रेस्ट फीड जो है वो कितने मिनट्स में, कितने आवर्स में स्टार्ट कर देनी चाहिए आफ्टर अ नॉर्मल डिलीवरी। क्वेश्चन में नॉर्मल डिलीवरी के बारे में पूछा गया है। तो ऑप्शंस ए, विद इन हाफ एन आवर, within 4 hours, within 2 hours या within 24 hours। देखिए, ब्रेस्ट फीडिंग जो है बहुत ज़्यादा इसेंशियल होती है एक न्यू बॉर्न के लिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो स्टार्टिंग के 3 डेज होते हैं उसमें क्लोस्ट्रम जो है वो स्क्रीट होता है। ठीक है, और क्लोस्ट्रम में जो है IgA एंड IgG, IgM ये सब एंटीबॉडीज़ जो है वो प्रेजेंट होती है। इम्यूनोग्लोबुलिन्स हर एक चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होती है। सो ब्रेस्ट फीडिंग में जो है IgA सबसे ज़्यादा पाई जाती है एंड बहुत ज़्यादा जो ये क्लोस्ट्रम होता है फर्स्ट 3 डेज में जो एक्सक्रीट होता है बहुत ज़्यादा थिक होता है, येलोइश कलरेशन का होता है, कलर होता है इसका। सो ब्रेस्ट फीड जो है विद इन हाफ एन आवर्स जितना जल्दी हो सके इन नॉर्मल डिलीवरी स्टार्ट कर देनी चाहिए। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि अगर किसी फीमेल का सिजेरियन सेक्शन हुआ है और ब्रेस्ट फीड कब तक स्टार्ट करनी चाहिए, तो आपका राइट आंसर फिर विद इन 4 आवर्स चला जाएगा। लेकिन ऑप्शंस में जो है एज सून एज पॉसिबल आता है, तो आप वो ऑप्शन भी करेक्ट मान सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस जो है, हमें जो है अगर नॉर्मल डिलीवरी पूछा जाए तो हमारा ये होगा कि सबसे कम समय जहाँ पे जिस भी ऑप्शंस में बताया जा रहा है, सबसे कम टाइम जिस ऑप्शन में बताया जा रहा है, आपको वो करेक्ट मानना है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विटामिन के इंजेक्शन इन अ न्यू बॉर्न इज। कि विटामिन के इंजेक्शन जो है इन न्यू बॉर्न क्यों लगाया जाता है, आपको ये भी पता होना चाहिए, और उसका रूट क्या है, कौन सी इसकी साइट रहती है, ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, विटामिन के इंजेक्शन जो है वो न्यू बॉर्न में इसलिए लगाया जाता है क्योंकि न्यू बॉर्न का जो डाइजेस्टिव फ्लोरा होता है, जो इंटेस्टाइनल फ्लोरा होता है, वो एकदम स्टराइल होता है। और ड्यू टू स्टराइल इंटेस्टाइनल फ्लोरा, विटामिन के जो है वो उसका प्रोडक्शन नहीं हो पाता है, क्योंकि जो इंटेस्टाइनल फ्लोरा है बैक्टीरियल फ्लोरा चाहिए होता है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि विटामिन के का फॉर्मेशन करवाते हैं। ठीक है, जब हमारे जो न्यू बॉर्न है उसका इंटेस्टाइनल फ्लोरा जो है वो बिल्कुल स्टराइल होगा, तो विटामिन के फॉर्म नहीं होगी। एंड यू नो वेरी वेल कि विटामिन के जो है एक एंटीकोगुलेंट फैक्टर है, एंटीकोगुलेशन करवाता है ना। सो इसलिए जो है विटामिन के का इंजेक्शन बच्चों में लगाना पड़ता है इन न्यूबॉर्न, ताकि कोई फर्दर ब्लीडिंग के चांसेस ना हो, ब्लीडिंग से प्रिवेंट हो जाए बच्चा। इसलिए हम विटामिन के इंजेक्शन जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं। अब ऑप्शन में दिया गया है कि सबकुटेनियस रूट से करेंगे, इंट्रामस्कुलर रूट से करेंगे, इंट्राडर्मल या फिर इंट्रावेनस। सो विटामिन के का इंजेक्शन जो है वो इंट्रामस्कुलर लगाया जाता है, और इन न्यू बॉर्न ये एडमिनिस्ट्रेशन साइट अगर पूछ ली जाए तो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ मिड थाई जो है इंट्रामस्कुलरली हम विटामिन के का इंजेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं इन न्यू बॉर्न।
अब इसके डोज भी पूछ ली जाती है। सो विटामिन के का इंजेक्शन जो है वो इन प्री टर्म एंड इन टर्म पे भी जो है अलग अलग जो है डोजेस रहती है। 0.5 mg जो है इन प्री टर्म हम इंजेक्शन पुट करते हैं एंड 1 mg जो है वो न्यू बॉर्न जो टर्म पे बेबी होते हैं उनमें डोज लगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज़ द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ टर्म हेल्दी बेबी। जो टर्म हेल्दी बेबी होते हैं एट टर्म जो डिलीवर हुए होते हैं 37 to 40 वीक्स के बीच में जो डिलीवर होते हैं बच्चे, उनका नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है, तो ऑप्शन में दिया गया है 36 to 37 डिग्री सेल्सियस, 36.5 to 37.5 डिग्री सेल्सियस, 37.5 to 38.5 डिग्री सेल्सियस एंड 38 डिग्री सेल्सियस। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो टर्म हेल्दी बेबी होते हैं, चाहे छोटे बच्चे जो हैं नॉर्मल न्यू बॉर्न बेबी जो होते हैं, उनमें उनका जो टेम्परेचर होता है वो मेंटेन कौन करता है। सो जो नॉर्मल हेल्दी बेबी होते हैं उनका जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो मेंटेन किया जाता है बाय ब्राउन एडिपोज टिश्यूज़ के थ्रू। एंड इन अडल्ट जो हमारा टेम्परेचर होता है बॉडी का वो मेंटेन करते हैं हाइपोथैलेमस। ठीक है, सो यहाँ पे जो है राइट आंसर जाएगा ऑप्शन बी, 36.5 to 37.5 डिग्री सेल्सियस एक टर्म हेल्दी बेबी का टेम्परेचर होना चाहिए। नेक्स्ट है नॉर्मल एवरेज लेंथ ऑफ टर्म हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी। सो क्वेश्चन में पूछा गया है कि एवरेज लेंथ कितनी होनी चाहिए एक टर्म हेल्दी न्यूबॉर्न की। 40 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर या फिर 65 सेंटीमीटर। सो जो टर्म हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी होते हैं इनकी नॉर्मल लेंथ जो है वो अगर रेंज में पूछ ली जाए कि रेंज में अगर ऑप्शंस होते तो आपका राइट आंसर जाता 45 to 55 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस में दिया गया है एवरेज पूछा गया है, तो 50 सेंटीमीटर जो है वो आपका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट है जॉइंट बिटवीन टू क्रेनियल बोन आर नोन एज। दो क्रेनियल बोन के बीच में जो जॉइंट होता है उसे हम क्या कहते हैं, फॉन्टेनल, ब्रैगमा, सूचर या स्कल जॉइंट। देखिए फॉन्टेनल जो है ऑप्शन में दिया गया है फॉन्टेनल वर्ड, तो आपको पता है कि फॉन्टेनल जो है वो इन न्यू बॉर्न टोटल नंबर में 6 होते हैं और मेनली जो प्रेफरेंस दी जाती है जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं वो है एंटीरियर एंड पोस्टीरियर फॉन्टेनल। एंटीरियर फॉन्टेनल जो है उसी को हम ब्रैगमा नाम देते हैं। सो जो जॉइंट होते हैं दो क्रेनियल बोन के बीच में उन्हें कहा जाता है सूचर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूट्रस बिकम पेल्विक ऑर्गन आफ्टर। यूट्रस जो है वो पेल्विक ऑर्गन कितने डेज के बाद में बन जाता है। सो ऑप्शंस में 18 to 20 डेज, 16 to 18 डेज, 12 to 14 डेज या फिर 10 to 12 डेज। सो यूट्रस बिकम पेल्विस ऑर्गन आफ्टर 12 to 14 डेज। ऑप्शन सी जो है आपका राइट आंसर जाएगा। नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द डायमीटर ऑफ सर्वाइकल कैनाल आफ्टर द कंप्लीट डायलेटेशन इज। सो सर्वाइकल कैनाल की कंप्लीट डायलेटेशन जब हो जाती है तो उसका डायमीटर कितना रहता है। देखिए सर्वाइकल कैनाल का कंप्लीट डायलेटेशन होने के बाद उसका डायमीटर जो है आप सभी को पता है कितना होगा, 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर या फिर 6 सेंटीमीटर।
सो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर है 10 सेंटीमीटर तक जो है कंप्लीट डायलेटेशन जब हो जाती है सर्विक्स की सर्विकल केनाल की, तो 10 सेंटीमीटर जो है ये इसका डायमीटर देखने को मिलता है। उससे ज़्यादा नहीं होता है कभी भी, 12 सेंटीमीटर नहीं होगा कभी भी। ठीक है, नेक्स्ट है द नर्स इज क्लैम्पिंग अम्बिलिकल कॉर्ड। नर्स ने क्या किया, अम्बिलिकल कॉर्ड को क्लैम्प किया। एंड द नर्स नो, अब नर्स को पता है कि कितने डिस्टेंस से जो है अम्बिलिकस से कितने डिस्टेंस पे उसे क्लैम्प लगानी है। ऑप्शन है 2.5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर या फिर 5.5 सेंटीमीटर। सो अम्बिलिकल कॉर्ड क्लैम्प जो है वो लगानी होती है 2.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैक्सिमम स्कोर ऑफ अपगार स्कोरिंग इज। आप सभी को पता है कि आफ्टर द डिलीवरी जो है अपगार स्कोरिंग की जाती है। अपगार स्कोरिंग जो थी वो वर्जीनिया अपगार ने किया था। और यहाँ पे ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 13 एंड ऑप्शन डी 23। अपगार स्कोरिंग में जो है बच्चे का अपीयरेंस चेक किया जाता है, पल्स चेक किया जाएगा, पल्स रेट कितना है, रिफ्लेक्सेस प्रेजेंट है बच्चे में कि नहीं, एक्टिविटी कैसे कर रहा है, एंड रेस्पिरेटरी एफर्ट्स कैसे हैं उसके। ये सब चीज़ें जो हैं टोटल 5 कंपोनेंट्स जो है इसके रहते हैं, 5 पैरामीटर्स जो है हम चेक करते हैं बच्चे में। सो मैक्सिमम स्कोर जो है वो रहना चाहिए 10। अगर रेंज में पूछा जाए तो 8 to 10 जो है वो स्कोर रहना चाहिए। ऑप्शन बी जो है यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि कलर आइडेंटिफिकेशन बैंड कौन सा यूज़ किया जाता है गर्ल न्यूबॉर्न में। ठीक है, तो सबको पता है कि गर्ल्स को जो है पिंक कलर ज़्यादा पसंद होता है एंड लड़कों के लिए ब्लू कलर। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर जाएगा आइडेंटिफिकेशन बैंड कौन सा यूज़ करते हैं लड़कियों के लिए, पिंक। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। कौन सा ब्लड ग्रुप जो है वो यूनिवर्सल डोनर कहलाता है। ऑप्शन ए ओ ब्लड ग्रुप, ऑप्शन बी ए ब्लड ग्रुप, ऑप्शन सी ए बी ब्लड ग्रुप या फिर ऑप्शन डी बी ब्लड ग्रुप। सो यहाँ पे जो है ऑप्शन ऑप्शन ए जो है ओ ब्लड ग्रुप राइट आंसर है। अगर यहाँ पे ओ नेगेटिव भी ऑप्शन में होता तो हमारा राइट आंसर ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप जाता। सो डोनर की बात करें तो ओ नेगेटिव जो है यूनिवर्सल है एंड यूनिवर्सल रेसिपिएंट पूछा जाए तो ए बी पॉजिटिव जो है यूनिवर्सल रेसिपिएंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज कॉल्ड द मास्टर ग्लैंड। सो मास्टर ग्लैंड कौन सा है हमारी बॉडी का, पैरोटिड ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड या सबलिंगुअल ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये स्लाइवा की प्रोडक्शन करवाता है, स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं ये, पैरोटिड ग्लैंड एंड सबलिंगुअल ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड जो है T3 एंड T4 हार्मोन्स की प्रोडक्शन करता है बाय द फॉलिकुलर सेल्स। एंड पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये मास्टर ग्लैंड है। और अगर पूछा जाए मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड तो वो रहता है हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्मॉलेस्ट सेल ऑफ ह्यूमन बॉडी इज। सबसे छोटा सेल कौन सा रहता है ह्यूमन बॉडी का। ऑप्शन में है स्पर्म, ऑप्शन बी ब्लड सेल्स, ऑप्शन सी स्टेम सेल्स या ऑप्शन डी ओवम। स्मॉलेस्ट सेल जो है ह्यूमन बॉडी का वो रहता है स्पर्म एंड लार्जेस्ट सेल की बात करें तो वो रहता है ओवम। अगर इन फीमेल
पर्टिकुलरली यहाँ पे पूछा जाता कि स्मॉलेस्ट सेल ऑफ द फीमेल बॉडी, देन आपका आंसर जाता प्लेटलेट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहीं पे, अगर 13 नंबर क्वेश्चन पे प्लीज़ देखिएगा कि यहाँ पे ही अगर मेल में पूछा जाता कि मेल में लार्जेस्ट सेल कौन सा रहता है, तो लार्जेस्ट सेल इन मेल बॉडी आपका आंसर जाता जो न्यूरॉन्स होते हैं, न्यूरॉन सेल्स, वो जो है लार्जेस्ट सेल रहते हैं इन मेल बॉडी, और इन फीमेल बॉडी लार्जेस्ट सेल रहता है ओवम, और स्मॉलेस्ट सेल जो है इन मेल बॉडी इज स्पर्म एंड स्मॉलेस्ट सेल इन फीमेल बॉडी इज प्लेटलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्जेस्ट मसल ऑफ ह्यूमन बॉडी। यहाँ से क्वेश्चंस बना हुआ है, लार्जेस्ट मसल कौन सी रहती है ह्यूमन बॉडी की, डेल्टॉइड मसल, अबडक्टर मसल, ग्लूटियस मसल या पेरोनस लॉन्गस। तो लार्जेस्ट मसल जो है ह्यूमन बॉडी की वो है ग्लूटियस मैक्सिमस। क्वेश्चन आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द एवरेज लेंथ ऑफ यूरेटर। कितना लेंथ रहता है यूरेटर का, 15 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर या फिर 32 सेंटीमीटर। सो यूरेटर की जो लेंथ है और इसोफेगस की लेंथ दोनों की याद रखनी है, 25 सेंटीमीटर रहती है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। हाउ मैनी कार्पल बोन आर जो इन अ हैंड, कितनी कार्पल बोन जो है वो हैंड में प्रेजेंट होती हैं। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 10 एंड ऑप्शन डी 5। सो कार्पल बोन्स जो है टोटल इन हैंड इज ऑप्शन बी 8 जो है वो रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्ट रेट इज इनिशिएटेड बाय। हार्ट रेट जो है उसे इनिशिएट कौन करता है। ऑप्शन ए एवी नोड, ऑप्शन बी एसए नोड एंड ऑप्शन सी परकंजी फाइबर एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। एवी नोड को हम एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड कहते हैं एंड इज ऑल्सो कॉल्ड एस्कॉफ टाबरा नोड। एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड जो है ये 40 to 60 इम्पल्सेस को जनरेट करते हैं एंड साइनोएट्रियल नोड जो है ये 60 to 100 इम्पल्सेस को जनरेट करते हैं। एंड हम सबको पता है कि एसए नोड जो है ये एक पेस मेकर है हमारे हार्ट का। अगर इसके लोकेशन की बात करें कि साइनोएट्रियल नोड जो है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये हमारे मायोकार्डियम में प्रेजेंट होता है, मायोकार्डियम कह लीजिए या फिर राइट एट्रियम में प्रेजेंट कह लीजिए। सो हार्ट रेट जो है वो इनिशिएट करता है एसए नोड, साइनोएट्रियल नोड जो है वो हार्ट रेट को इनिशिएट करता है। देखिए अगर आप स्टाफ नर्स के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप हमारे चैनल से जो है अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको टॉपिक वाइज वीडियोस मिल जाएंगे, एमसीक्यूज, मॉक टेस्ट पेपर्स एंड जीके का पोर्शन यहाँ पे जो है करवाया जाएगा, प्रीवियस पेपर, ये सब चीज़ें जो हैं, मॉक टेस्ट हो गए, आपको यहाँ पे सब कुछ जो है अवेलेबल मिल जाएगा। आप हमें जो है कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे जो नंबर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड जॉइंट्स इन ह्यूमन बॉडी इज। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है एंड रिपीट हो सकता है ये क्वेश्चन कि लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड जॉइंट कौन सा हो सकता है एक ह्यूमन बॉडी का। लार्ज भी है और कॉम्प्लिकेटेड भी है। ऑप्शन ए पाइवट जॉइंट, ऑप्शन बी ग्लाइडिंग जॉइंट, ऑप्शन सी शोल्डर जॉइंट एंड ऑप्शन डी नी जॉइंट। सो लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड जॉइंट जो है वो रहता है नी जॉइंट।
आज तक जो है बहुत बारी क्वेश्चन पूछा गया है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो है कहाँ प्रेजेंट होता है। तो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट तो आपको पता है कि शोल्डर में प्रेजेंट हो गया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ओनली मूवेबल बोन ऑफ स्कल। क्वेश्चन में पूछा गया है कि हमारे स्कल की कौन सी वो बोन है जो कि मूव होती है, क्योंकि हमें पता है कि और बाकी बोन जो है फिक्स्ड बोन है हमारे स्कल में, राइट। तो कौन सी बोन है जो कि मूव होती है, इथेमोइड, मैंडिबल, फ्रंटल या मैक्सिले। सो मैंडिबल बोन जो है वो मूव होती है। जब आप बात कर रहे हो तो जो पार्ट जो है वो मूव हो रहा है उसे कहा जाता है मैंडिबल, या फिर कह लीजिए जॉ बोन, ठीक है। तो ये एकमात्र ऐसी बोन है जो कि मूव होती है। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ इंटरकोस्टल मसल इन ह्यूमन बॉडी। टोटल नंबर, कितने नंबर में जो है इंटरकोस्टल मसल्स प्रेजेंट है। सो ऑप्शन में है 11, 10, 9 या फिर 8। सो टोटल नंबर ऑफ इंटरकोस्टल मसल इज 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनीमिया इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ। अनीमिया जो है वो किसके डेफिशिएंसी से होता है, आयरन की डेफिशिएंसी से, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से, या बोथ A एंड B, या फिर नन ऑफ दीज। तो आप सभी को पता है कि अनीमिया जो है वो आयरन की डेफिशिएंसी से भी होता है और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से भी होता है। आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया जो है इन प्रेग्नेंट वुमेन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, एंड विटामिन B12 डेफिशिएंसी अनीमिया जो है वो देखने को मिलता है इन वेजिटेरियन, जो बहुत ज़्यादा वेजिटेरियन जो है वो डाइट लेते हैं, उनमें जो है B12 की डेफिशिएंसी देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं, बाइल इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम। बाइल का प्रोडक्शन जो है वो कहाँ से होता है, गॉल ब्लैडर से, लीवर सेल से, पैनक्रियाज या फिर स्प्लीन। सो बाइल का प्रोडक्शन जो है वो हिपैटोसाइट्स करते हैं, ठीक है। हिपैटोसाइट्स जो है नाम इंडिकेट कर रहा है, हिपैटिक वर्ड हिपैटोसाइट्स। साइट्स मीन्स सेल्स एंड हिपैटो मीन्स लीवर। सो हिपैटोसाइट्स मीन्स लीवर सेल्स जो है वो बाइल का प्रोडक्शन करते हैं। एंड बाइल जो है, बाइल का फंक्शन क्या रहता है, बाइल जो फैट है उसे उसकी इमल्सिफिकेशन करवाता है। बाइल जो है फैट का इमल्सिफिकेशन करवाने का रोल परफॉर्म करता है। एंड बाइल का जो स्टोरेज होता है वो होता है गॉल ब्लैडर में, ठीक है। 30 to 50 ml बाइल जो है वो स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में। ऑप्शन सी जो है यहाँ पे दिया है पैनक्रियाज। तो पैनक्रियाज जो है ये यहाँ से आइसलैंड्स ऑफ लैंग्रहन्स ग्रुप ऑफ पैनक्रियाटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। जहाँ पे आपने पढ़ा होगा ग्रुप ऑफ पैनक्रियाटिक सेल्स में पढ़ा होगा आपने बीटा सेल्स, अल्फा सेल्स, डेल्टा सेल्स। बीटा सेल जो है वो इंसुलिन का प्रोडक्शन करवाते हैं, अल्फा सेल ग्लूकागॉन का प्रोडक्शन करवाते हैं, एंड डेल्टा सेल जो है वो सोमैटोस्टेटिन का प्रोडक्शन करवाने का रोल परफॉर्म करता है। ये सब चीज़ें जो है आपने पढ़ी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरेशन ऑफ ब्लीडिंग इन मेंस्ट्रुअल साइकिल इज। क्वेश्चन में पूछा गया है कि ड्यूरेशन कितनी रहती है ब्लीडिंग की इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। ऑप्शन ए 1 to 5 days, ऑप्शन बी 1 to 7 days, ऑप्शन सी 3 to 5 days, या ऑप्शन डी 1 to 3 days। सो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा 1 to 5 days जो है नॉर्मल ड्यूरेशन रहती है ब्लीडिंग की इन मेंस्ट्रुअल साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग इज रिकमेंडेड। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जो है कब तक जो है करवानी चाहिए, कब तक रिकमेंडेड करी गई है। आपको एक्सक्लूसिव का वर्ड जो है यहाँ पे जो एक्सक्लूसिव वर्ड दिया गया है इसका मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट फीड ही करवाना है एक बच्चे को, ठीक है। क्योंकि ब्रेस्ट फीड में ही सब कुछ जो है वो प्रेजेंट होता है, उसको और कुछ भी
चीज़ें खिलाने की ज़रूरत नहीं होती है। सारी जो भी न्यूट्रिएंट चाहिए होंगे उसकी बॉडी के लिए, उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, वो सफिशेंट अमाउंट में रहते हैं ब्रेस्ट फीडिंग में, एंड उसको जो है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवानी है। और वो कब तक करवानी चाहिए? ऑप्शन में दिया गया है कि 1 साल तक, या फिर 6 महीने तक, 9 महीने तक, या फिर 3 महीने तक। 1 ईयर, 6 मंथ, 9 मंथ, या फिर 3 मंथ। सो ऑप्शन बी जो है 6 मंथ तक जो है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीड इज रिकमेंडेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रॉपर मेडिकल एब्रीविएशन फॉर बिफोर मील इज PC, BID, AC या TID। बिफोर मील के लिए हम कौन सी एब्रीविएशन यूज़ करते हैं? ये सबको पता है, BID, TID ये सबको पता है ना। PC, AC, देखिए AC जो दिया गया है ना यहाँ पे, ये एम्स में पूछा गया था लास्ट नौसट में क्वेश्चन आया था ये। AC का मतलब, सो AC जो है, AC का मतलब रहता है बिफोर मील, एंड PC का मतलब रहता है आफ्टर मील। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फाइनल स्टेप इन प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर ऑन लार्ज स्केल इज। फाइनल स्टेप कौन सा रहता है वाटर प्योरिफिकेशन का? जब हम लार्ज स्केल पे वाटर प्योरिफिकेशन करते हैं तो उसका फाइनल स्टेप कौन सा रहता है? फिल्ट्रेशन, स्टोरेज, बॉइलिंग, डिसइंफेक्शन। सो ऑप्शन डी, डिसइंफेक्शन जो है ये फाइनल स्टेप है प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर का, जब हम लार्ज स्केल पे वाटर प्योरीफाई करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज अ साइनोटिक हार्ट डिजीज। साइनोटिक हार्ट डिजीज जो है वो कौन सी है इनमें से? AST, VST, TOF, PDA। AST मीन्स एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, ventricle septal defect, tetralogy of Fallot, patent ductus arteriosus। सो आपको याद रखना है, सिर्फ 3 डिजीज जो है यहाँ पे, जितने भी ये AST दिया है, VST एंड PDA, ये तीनों ही डिजीज जो है ये एसाइनोटिक डिजीज हैं। एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, वेंट्रिकल सेप्टल डिफेक्ट एंड पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस जो है ये एसाइनोटिक डिजीज हैं। ये 3 ही है, बस इतने से याद रखनी है। ये तीनों डिजीज कंडीशन जो है एसाइनोटिक है। एसाइनोटिक एंड साइनोटिक से आप क्या समझते हो कि साइनोटिक डिजीज कंडीशन वो डिजीज कंडीशन होती है जिसमें साइनस सिम्टम जो है वो प्रेजेंट होंगे। बच्चे में जो है हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि बच्चा जो है, अगर उसका कलर, उसमें उसका जो कलर है वो चेंज हो रहा है, जब वो रो रहा है तो उसका कलर ब्लू हो जा रहा है ना। साइनोसिस प्रेजेंट है अगर उसमें, तो हमें पता है कि उसको कोई ना कोई प्रॉब्लम है, कोई ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है, या फिर कार्डियक एनोमली है कोई, ठीक है, जिसमें साइनस सिम्टम प्रेजेंट होते हैं, वो डिसीज कंडीशन होती है साइनोटिक। और जिनमें साइनस सिम्टम प्रेजेंट नहीं होते हैं, बच्चे में कोई भी साइनस सिम्टम नहीं प्रेजेंट है लेकिन वो एग्जिस्ट करती हैं, वो डिसीज कंडीशन है AST, VST एंड PDA। तो टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट जो है एक साइनोटिक हार्ट डिजीज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सो 27 का जो आंसर रहेगा वो है ऑप्शन C, टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ प्रीवियस चाइल्ड बर्थ। क्वेश्चन बहुत बारी पूछा गया है कि कौन सा साइन है प्रीवियस चाइल्ड बर्थ का, जो है वो क्या साइन रहता है। आपको कैसे पता चलेगा कि जो ये फीमेल है ये पहले भी प्रेग्नेंट थी, इसने जो है पहले भी एक बेबी को बॉर्न करा है।
ऑप्शन है रिजिड एब्डोमिनल वॉल, गैपिंग इंट्राइटस, राउंड एक्सटर्नल ओस, ओवॉइड यूट्रस। सो प्रीवियस चाइल्ड बर्थ के जो साइन रहते हैं वो रहता है गैपिंग इंट्राइटस, गैप रहेगा, जो ओपनिंग है वहाँ पे जो है गैप प्रेजेंट होता है। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि प्रीवियस चाइल्ड बर्थ जो है वो हुआ है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, गैपिंग इंट्राइटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडियल टाइम फॉर टुबैक्टमी फॉलोइंग मेंस्ट्रुएशन इज। सो टुबैक्टमी जो है एक स्टरलाइजेशन प्रोसीजर है, ठीक है, जो कि परफॉर्म किया जाता है इन फीमेल। ऑप्शन में दिया है ओवुलेटरी फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, सेकेंडरी फेज या फिर मेंस्ट्रुअल फेज। सो टुबैक्टमी जो है वो परफॉर्म की जाती है इन प्रोलिफरेटिव फेज, ठीक है। प्रोलिफरेटिव फेज में जो है वो टुबैक्टमी परफॉर्म की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच टाइप ऑफ अबॉर्शन फीटस इज डेड। वो कौन सा अबॉर्शन है जिसमें फीटस जो है वो डेड हो जाता है और रिटेन इनसाइड, ठीक है, यूट्रस के अंदर ही रिटेन रहेगा वो फॉर अ वेरिएबल पीरियड। देखिए फीटस डेड है लेकिन यूट्रस के अंदर ही है, कब तक, जब तक वेरिएबल पीरियड जो है वो कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक। तो ऑप्शन है मिस्ड अबॉर्शन, थ्रेटन्ड अबॉर्शन, इनवेटिबल अबॉर्शन या फिर इनकम्प्लीट अबॉर्शन। सो इनकम्प्लीट का मतलब क्या हुआ कि हाफ जो है वो अबॉर्ट हो गया और आधा जो है वो रिमेनिंग है, यूट्रस के अंदर ही है जो भी फीटस है, या कह लीजिए कि कंसेप्शन का जो प्रोडक्ट है। तो इनकम्प्लीट तो होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो इनकम्प्लीट बताया कि हाफ जो है वो अबॉर्ट हो गया और हाफ जो है वो रिटेन है। इनविटेबल अबॉर्शन जो है एंड थ्रेटन अबॉर्शन, इन दोनों में ही फीटस जो है वो रिटेन नहीं होता है। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर है कि मिस्ड अबॉर्शन में जो है मदर को पता ही नहीं चलता है कि फीटस जो है वो डेड हो चुका है, वेरिएबल पीरियड तक जो है नहीं पता चलेगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्ट ऑफ फीटल सर्कुलेशन बिकम फोसा ओवेलिस आफ्टर बर्थ इज। फोसा ओवेलिस, फीटल सर्कुलेशन, जैसे ही बर्थ होता है बच्चे का तो उसके बाद जो है सर्कुलेशन चेंज हो जाती है, ठीक है, फीटल सर्कुलेशन जो है वो चेंज हो जाती है। तो कुछ पार्ट जो है, कुछ पार्ट क्लोजिंग के बाद जो है उनको हम अलग नाम देते हैं। तो फोसा ओविलिस जो है किसको हम बोलेंगे, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन ए अम्बिलिकल आर्टरी, ऑप्शन बी अम्बिलिकल वेन, ऑप्शन सी फोरामिन ओविल या ऑप्शन डी डक्टस आर्टियोसिस। देखिए अम्बिलिकल वेन जो है इसे कहा जाता है लिगामेंटिस टेरिस, आप सबको पता है लिगामेंटस टेरिस अम्बिलिकल वेन को कहेंगे। डक्टस आर्टियोसिस को हम लिगामेंटम आर्टियोसम कहेंगे। एंड एक ही वर्ड है यहाँ पे फोरामेन ओवेल, जो कि फोसा ओवेलिस से थोड़ा सा मिलता जुलता है, राइट। सो फोसा ओवेलिस जो है फोरामेन ओवेल को हम आफ्टर क्लोजिंग जो है ये फोसा ओवेलिस नाम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ड्रग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन लेबर मदर विद हाइपरटेंशन। कौन सी ड्रग जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है लेबरिंग मदर में जिनको हाइपरटेंशन भी है साथ में। ऑप्शन है प्रोस्टाग्लैंडिन, ऑप्शन बी ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन सी मिथर्जिन या ऑप्शन डी मैग्नीशियम सल्फेट। कौन सी ड्रग को कॉन्ट्राइंडिकेटेड किया गया है जिन मदर में हाइपरटेंशन भी होता है। सो ऑप्शन सी जो है मिथर्जिन, मिथर्जिन जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड है
मेथर्जिन जो है वो नहीं दी जाती है इन केस अगर मदर को जो है वो हाइपरटेंशन भी है, क्योंकि मेथर्जिन ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर करने का काम करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर एंड्स विद। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर जो है वो किसके साथ एंड होगी? ऑप्शन में है 2 आवर्स आफ्टर बर्थ ऑफ बेबी, डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा, या फुल सर्वाइकल डायलेटेशन। फुल सर्वाइकल डायलेटेशन जो है ये फर्स्ट स्टेज एंड हो जाती है फुल सर्विकल डायलेटेशन से। ट्रू लेबर पेन से स्टार्ट होती है और एंड हो जाती है सर्विकल डायलेटेशन पे। ये होती है फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। सेकेंड स्टेज जो है स्टार्ट होती है फुल सर्वाइकल डायलेटेशन से टू द बर्थ ऑफ बेबी तक जो है वो एंड हो जाती है। और थर्ड स्टेज ऑफ लेबर जो है स्टार्ट होती है डिलीवरी ऑफ प्लासेंटा पे। ये जो है एंड हो जाती है जैसे बर्थ ऑफ बेबी टू डिलीवरी ऑफ प्लासेंटा, ये रहती है थर्ड स्टेज। तो ऑप्शन सी जो है यहाँ पे डिलीवरी ऑफ प्लासेंटा पे ये एंड हो जाती है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर कि थर्ड स्टेज में क्या होता है, तो प्लासेंटा की डिलीवरी जो है वो थर्ड स्टेज में मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the infectious disease can be transmitted directly from one person to another, it is। देखिए, एक बीमारी जो है, एक डिजीज जो है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को फैल रही है, तो हम उसे क्या नाम देंगे? इन्फेक्शियस डिजीज है कोई जो कि ट्रांसमिट हो रही है डायरेक्टली फ्रॉम एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे। सस्पेक्टेड होस्ट, ससेप्टेबल होस्ट कहेंगे उसे, कम्युनिकेबल डिजीज कहेंगे, पोर्टल ऑफ एंट्री या पोर्टल ऑफ एग्जिट। सो हम सबको पता है कि कम्युनिकेबल डिजीज जो होती हैं वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन पे ट्रांसमिट हो जाती हैं ईजिली। तो ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट है, इन्फेक्शियस डिजीज सच एज हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी बिकम अ रेजर्वॉयर फॉर पैथोजन इन। इन्फेक्शियस डिजीज जो है हेपेटाइटिस बी एंड सी, इनके लिए रेजर्वॉयर जो रहता है वो रिजर्वॉयर फॉर पैथोजन इन कौन सा रहेगा? पैथोजन किस तरह से एंट्री करेगा? ब्लड के थ्रू, यूरिनरी ट्रैक, रेस्पिरेटरी ट्रैक या रिप्रोडक्टिव ट्रैक के थ्रू। सोचिए, हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी, तो इसमें जो है आपको पता है कि हेपेटाइटिस बी जो है ब्लड के कॉन्टामिनेटेड ब्लड को जो है एडमिनिस्ट्रेशन करवाने की वजह से होता है। एंड हेपेटाइटिस सी जो है ये पोस्ट ट्रांसफ्यूज़न हेपेटाइटिस है। सो ब्लड का जो है इसमें पैथोजन माना जाएगा। ब्लड की वजह से इन्फेक्टेड ब्लड जो है अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं तो हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी जो है वो डिजीज कंडीशन डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू स्टेराइल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एंड सर्जिकल ड्रेसिंग। किस तरह से हम सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एंड सर्जिकल ड्रेसिंग को स्टेराइल करते हैं? ऑप्शन है ऑटोक्लेव से, सोप एंड वाटर से, इथिलीन ऑक्साइड गैस से, या केमिकल यूज़ में लिए जाते हैं। तो क्वेश्चन में जो है सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एंड सर्जिकल ड्रेसिंग के बारे में पूछा गया है। तो जो ये सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट एंड सर्जिकल ड्रेसिंग होती है इन्हें स्टेराइल किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ऑटोक्लेव। अगर पूछा जाता कि जो ईटी ट्यूब होती है या एम्बू बैग होता है उसे किस के साथ में क्लीन किया जाता है, स्टेराइल किया जाता है, तो उन्हें किया जाता है इथिलीन ऑक्साइड गैस से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन आर ऑफन रिलेटेड टू पुअर हैंड वॉशिंग एंड। क्वेश्चन में पूछा गया है हॉस्पिटल में जो इन्फेक्शन होता है
वो रिलेटेड होता है पुअर हैंड वॉशिंग से, और किसके साथ में? एक तो हो गया कि हाथ नहीं धोते, हैंड वॉश नहीं कर रहे प्रॉपरली, उसकी वजह से भी होता है। और दूसरा कौन सा फैक्टर रहेगा? पुअर यूरिनरी आउटपुट, पुअर पेरिनियल हाइजीन, यूरिनरी ड्रेनेज बैग, या फिर इम्प्रॉपर कैथेटर केयर। सो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन जो है, अगर इम्प्रॉपर कैथेटर केयर होती है पेशेंट की, तो भी पर्सन को जो है नोजोकोमियल इन्फेक्शन या हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू अचीव हाई लेवल डिसइंफेक्शन इन 2% ग्लूटर एल्डिहाइड, सो कैन इंस्ट्रूमेंट फॉर। देखिए, 2% ग्लूटर एल्डिहाइड में हमने क्या करना है? किसी भी इंस्ट्रूमेंट को सोक करना है ताकि वो डिसइंफेक्शन हो जाए, उसका डिसइंफेक्टेंट हो जाए। तो कब तक जो है हमें उस इंस्ट्रूमेंट को सोक करके रखना है, डिप करके रखना है? क्वेश्चन में है, ऑप्शंस है 30 मिनट, 20 मिनट, 15, या फिर 1 आवर। तो 2% ग्लूटर एल्डिहाइड में हमने डिसइंफेक्शन करने के लिए उस इंस्ट्रूमेंट को 20 मिनट्स तक जो है सोक करके रखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप इन क्लिनिकल एरिया वेस्ट मैनेजमेंट इज। मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप क्या रहेगा क्लिनिकल एरिया में वेस्ट मैनेजमेंट का? किस तरह से वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो की जाती है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है क्लिनिकल एरिया में? ऑप्शन है सेग्रीगेशन, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, या लेबलिंग। सो ये सबको पता है कि किस तरह से जो है वेस्ट मैनेजमेंट करना चाहिए। सेग्रीगेशन जो है वो राइट आंसर रहेगा। सेग्रीगेशन से हम वेस्ट मैनेजमेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट हेल्प इन टिश्यू रिपेयर। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है कि टिश्यू रिपेयरमेंट जो है वो किसके थ्रू होती है? विटामिन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, या फिर प्रोटीन। तो हम सबको पता है कि प्रोटीन जो है बॉडी बिल्डिंग सब्सटेंस है, बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट्स है ये। तो ये टिश्यू के रिपेयरमेंट करती हैं जो है प्रोटीन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, विच पिट्यूटरी हार्मोन स्टिमुलेट्स द सिक्रीशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड। कौन सा पिट्यूटरी हार्मोन है जो कि स्टिमुलेट करता है सिक्रीशंस को, ब्रेस्ट मिल्क की सिक्रीशन को स्टिमुलेट करता है? कहाँ से? मेमोरी ग्लैंड से। प्रोलैक्टिन, वेसोप्रेसिन, एलएच, या एचसीजी। ये पिट्यूटरी हार्मोन से जो है कौन सा पिट्यूटरी हार्मोन रहेगा? देखिए, प्रोलैक्टिन है या वेसोप्रेसिन है? वेसोप्रेसिन जो है हम एडीएच को ही कहते हैं, जो कि एडीएच हार्मोन जो है ये एंटी डायरेटिक हार्मोन कहते हैं इसे, जो कि वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, सोडियम की रिटेंशन करवाता है। और एलएच हार्मोन जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये ओवल्यूशन को करवाता है। एंड जो ब्रेस्ट मिल्क की सिक्रीशंस होती हैं उन्हें स्टिमुलेशन जो है वो प्रोवाइड करते हैं प्रोलैक्टिन हार्मोन। अगर यहीं पे क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इजेक्शन ऑफ मिल्क कौन करवाता है, तो आपका राइट आंसर जाता ऑक्सीटोसिन। और अगर पूछ लिया जाता कि प्रोडक्शन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क कौन करवाता है, देन प्रोलैक्टिन जो है वो प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन ऑफ ब्रेस्ट मिल्क करवाता है। नेक्स्ट है, which is the main source of estrogen and progesterone after the 3rd month of pregnancy।
ठीक है। 3 महीने के बाद 3 महीने तक जो है वो तो 3 महीने तक जो ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन का सोर्स रहता है वो तो रहता है कॉर्पस लूटियम। ठीक है, कॉर्पस लूटियम जो है वो 3 महीने तक ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन को सिक्रीट करता है। लेकिन 3 महीने के बाद जब वो शेड हो जाएगा, जब वो रेमानेंट बन जाएगा, एक कोई फंक्शन नहीं रहेगा जब उसका, तो ऑप्शंस में दिया है हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, प्लासेंटा या फिर ओवरी। तो हाइपोथैलेमस जो है जितने भी रिलीजिंग हार्मोन होते हैं उनको रिलीज करने का काम करता है। एंड पिट्यूटरी ग्लैंड जो है एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी में डिवाइड हो जाता है। एंटीरियर पिट्यूटरी से LH हो गया एंड बहुत सारे हार्मोन है, टोटल 6 नंबर में होते हैं अगर आपको पता हो। ग्रोथ हार्मोन हो गया, ग्रोथ हार्मोन, स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एंड जितने भी स्टिमुलेटिंग हार्मोन है वो प्रेजेंट होते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी में। एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ओनली 2 हार्मोन जो है ADH एंड ऑक्सीटोसिन प्रेजेंट होते हैं। सो 3rd मंथ के बाद जो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का जो सोर्स रहता है वो रहता है प्लासेंटा, क्योंकि 3 महीने के बाद जो है वो प्लासेंटा फॉर्म हो जाता है फुली। सो प्लासेंटा जो है वो फर्दर एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करने का काम करता है। आइसलेंस ऑफ लैंगरहैंस प्रोड्यूस, देखिए अभी अभी जस्ट मैंने आपको आइसलेंस ऑफ लैंगरहैंस के बारे में बताया था। तो क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा गया है कि ये क्या प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, बाइल, ट्रिप्सिन, इंसुलिन या फिर रेनिन। तो मैंने बताया था आपको कि आइसलेंस ऑफ लैंगरहैंस जो है ग्रुप ऑफ पैनक्रियाटिक सेल्स जो होते हैं वो बीटा, अल्फा एंड, तो मैंने आपको बताया था कि जो बीटा सेल्स हैं वो इंसुलिन को प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीरियर फॉन्टेनल नॉर्मली क्लोजेस बिटवीन द एज ऑफ, मैंने आपको एक क्वेश्चन में बताया था कि एंटीरियर फॉन्टेनल एंड पोस्टीरियर फॉन्टेनल, एंटीरियर फॉन्टेनल को हम ब्रैग्मा भी कहते हैं एंड ये डायमंड शेप का होता है। 2 to 3 मंथ, 12 to 18 मंथ, 3 to 6 मंथ या फिर 1 to 9 मंथ कब ये क्लोज हो जाना चाहिए। तो इसका जो नॉर्मल टाइम रहता है क्लोजिंग का वो रहता है 12 to 18 मंथ तक। ठीक है, 12 to 18 मंथ में जो है एंटीरियर फॉन्टेनल क्लोज हो जाना चाहिए। अगर पोस्टीरियर फॉन्टेनल पूछा जाता तो पोस्टीरियर फॉन्टेनल जो है वो 1.5 महीने में ही क्लोज हो जाता है। 1.5 मंथ में जो है वो क्लोजिंग देखने को मिल जाती है पोस्टीरियर फॉन्टेनल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंबाइंड वैक्सीन। कंबाइंड वैक्सीन जो है वो कौन सी है इनमें से, ओरल पोलियो, BCG, DPT या फिर रेबिस। तो यहाँ पे जो है DPT की फुल फॉर्म है डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टॉक्साई। ओरल पोलियो वैक्सीन जो है ये हम पोलियो को ट्रीट करने के लिए देते हैं। BCG जो है TB ट्यूबरक्लोसिस से प्रिवेंट करने के लिए हम देते हैं। DPT जो है डिप्थीरिया पर्ट्यूसिस टिटनस से प्रिवेंट करने के लिए देते हैं। एंड रेबीज जो है ये सबको पता है कि रेबीज जो है लाइजा वायरस से प्रिवेंट करने के लिए हम देते हैं, या फिर डॉग बाइट हो गया, एनिमल बाइट हो गया, उनसे प्रिवेंट करवाने के लिए हम रेबीज वैक्सीन दे सकते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में पूछा गया है कंबाइंड वैक्सीन जो है DPT, BCG, ओरल पोलियो या फिर रेबीज, कौन सा जो है राइट आंसर रहेगा यहाँ पे। सो यहाँ पे सिर्फ एक ही ऑप्शन है DPT, जहाँ पे डिप्थीरिया भी है, पर्ट्यूसिस भी है और टिटनस भी है। ये तीनों वैक्सीन है, सो कंबाइंड में दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है
इन्फेक्शन ऑफ द मिडल ईयर इज कॉल्ड। मिडल ईयर के जो इन्फेक्शन होता है उसे हम क्या कहते हैं? साइनोसाइटिस, मेस्टोइडाइटिस, ओटाइटिस मीडिया या फिर लेबिरिंथाइटिस। सो मिडल ईयर का पूछा है तो मिडल ईयर का जो इन्फेक्शन है उसे हम कहते हैं ओटाइटिस मीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर ओवम इज कॉल्ड। जब एक मैच्योर ओवम का डेवलपमेंट होता है उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ओवल्यूशन, यूफोरिया, oogenesis या फिर oocyte। यूफोरिया का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुशी होना, तो ये तो एकदम ऑपोजिट, एकदम इसका कोई रिलेशन ही नहीं है। ऑप्शंस जितने भी यहाँ पे दिया है क्वेश्चंस के साथ कोई रिलेशन ही नहीं है। ओवल्यूशन, oogenesis या oocyte। जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन होना, है ना, कोई कुछ बनना। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर क्या जाएगा? oogenesis जो है एक प्रोसेस है जहाँ पे मेच्योर ओवम डेवलप होता है। रॉड एंड कॉन्स जो है वो किसके स्ट्रक्चर हैं? रॉड एंड कॉन्स कहाँ पाए जाते हैं? मिडल ईयर में, आइज में, ओवरी में या फिर लंग्स में? जो रॉड्स एंड कॉन्स सेल्स होते हैं ये प्रेजेंट होते हैं आइज में, आइज के रेटिना पार्ट में। ठीक है, रॉड सेल्स जो है ये ब्राइट लाइट या फिर बहुत ज़्यादा डार्कनेस हो गया उसमें काम करते हैं। एंड कॉन्स जो है, कॉन सेल कलर विजन प्रोवाइड करते हैं, कलर को आइडेंटिफाई जो है हम कर पाते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है pertussis वैक्सीन इज contraindicated इफ द चाइल्ड हैज़। pertussis वैक्सीन जो है कौन से बच्चों में कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है? ऑप्शन ए हिस्ट्री ऑफ कन्वल्सन्स, ऑप्शन बी हिस्ट्री ऑफ जुवेनाइल डायबिटीज़, ऑप्शन सी हिस्ट्री ऑफ जॉन्डिस या ऑप्शन डी हिस्ट्री ऑफ ट्यूबरक्लोसिस। सो pertussis वैक्सीन जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है जिन बच्चों में जो है कन्वर्जन्स आते हैं। pertussis वैक्सीन जो है नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है ज़्यादा। तो नर्वस सिस्टम, जिन भी बच्चों का जो है नर्वस सिस्टम की कोई भी प्रॉब्लम हो तो उन बच्चों में जो है हम pertussis कॉन्ट्राइंडिकेटेड करते हैं। ठीक है, न्यूरोटॉक्सिक वैक्सीन है ये एक तरह से मान लीजिए। तो जिन भी बच्चों में जो है कन्वर्जन्स की हिस्ट्री है तो वहाँ पे हम कॉन्ट्राइंडिकेटेड कर देंगे इसको। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैक्सीन कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। वैक्सीन जो कौन सी है जो कि कॉन्ट्राइंडिकेटेड है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? रूबेला, ओपीवी, टेटनस या फिर इन्फ्लुएंजा। सो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। रूबेला वैक्सीन जो है वो कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अगर मदर जो है रूबेला वैक्सीन ले लेती है तो ये एक टेराटोजेनिक ड्रग है जो कि ब्लड ब्रेन जो बैरियर है प्लासेंटा का उसे क्रॉस करके फीटस में कंजेनाइटल एनॉमली क्रिएट कर सकती है। सो रूबेला जो है ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होती है। और इफ़ अगर मदर को जो है रूबेला इन्फेक्शन हो गया हो सो उसे जो है प्रेगनेंसी को अवॉइड करना है, फॉर 3 मंथ तक जो है कंसीव नहीं करना है। और उसका जो रूबेला टाइटर है वो 1:8 टाइटर होना चाहिए। अगर 1:8 से बिलो अगर टाइटर आता है तो उसको कंसीव नहीं करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीऑक्सीडेंट। अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है जो कि एंटीऑक्सीडेंट है? ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी विटामिन ई, ऑप्शन सी विटामिन बी, ऑप्शन डी विटामिन ए। एंटीऑक्सीडेंट जो रहेगा ऑप्शन में से
वो है ऑप्शन बी। विटामिन ई जो है वो एंटीऑक्सीडेंट विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज नोन एज। सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स को क्या कहा जाता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? अगर सर्विक्स की सॉफ्टनिंग हो जाती है तो उसे क्या कहेंगे? गुडल साइन कहेंगे, कर्निंग साइन कहेंगे, चैडविक साइन या फिर हैगार साइन? कर्निंग साइन जो है ये मेनिंजाइटिस में देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे प्रेगनेंसी में ये नहीं देखने को मिलेगा कर्निंग साइन। इन केस अगर मेनिंजाइटिस होता है तो कर्निंग साइन एंड ब्रुजेंस के साइन देखने को मिलते हैं। हेगार साइन का मतलब होता है जो यूट्रस का लोअर सेगमेंट है उसका सॉफ्टनिंग हो जाना। चैडविक साइन का मतलब होता है ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाना सर्विक्स की और वेजाना की। एंड गुडल साइन जो है, गुडल साइन का मतलब होता है सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स। सो सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स जो है इसे कहेंगे हम गुडल साइन। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ मेनिंजाइटिस इन यंग चिल्ड्रन इज। मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन क्या रहेगी मेनिंजाइटिस की यंग चिल्ड्रंस में? सो ऑप्शन ए ब्लाइंडनेस, ऑप्शन बी एपिलेप्सी, ऑप्शन सी हाइड्रोसेफेलस, ऑप्शन डी पेरिफेरल सर्कुलेटरी फेलियर। सो मेनिंजाइटिस मैंने अभी बताया आपको, मेनिंजाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन होना ब्रेन की। जो मेनिंजेस है, जो कवरिंग है हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की, उसे हम कहते हैं मेनिंजेस, है ना। मैंने आपको बताया है कि मेनिंजेस जो है वो कौन कौन सी होगी? ड्यूरा मैटर, पाया मैटर, रिकनोइड मैटर, ये सब मेनिंजेस हैं। तो यहाँ पे इन्फ्लामेशन होना इज कॉल्ड मेनिंजाइटिस। एंड मेनिंजाइटिस में जो है थ्री मेन साइन प्रेजेंट होते हैं, नकल रिजिडिटी एंड कर्निंग साइन एंड ब्रुजेस के साइन। ये सब चीज़ें जो है मेनिंजाइटिस के मेन सिम्टम्स होते हैं, साइनस सिम्टम। तो यहाँ पे यंग चिल्ड्रन में पूछा गया है, वो भी कॉम्प्लिकेशन के बारे में पूछा गया है कि मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन क्या रहेगी मेनिंजाइटिस की यंग चिल्ड्रंस में। सो यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी एपिलेप्सी। बच्चों में जो है एपिलेप्सी होने के चांसेस होंगे, तो कॉम्प्लिकेशन के तौर पे एपिलेप्सी यंग चिल्ड्रन में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स्ट्रा कैलोरी नीड फॉर अ वुमेन हैविंग सिंगलटन प्रेगनेंसी इज। सो क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक वुमेन है, उसको कितनी एक्स्ट्रा कैलोरी की नीड पड़ती है आफ्टर द डिलीवरी, सॉरी आफ्टर, नॉट आफ्टर डिलीवरी, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी जो है वो कितनी कैलोरीज की उसे नीड पड़ेगी? 200, 300, 500 या फिर 1000 कैलोरी? सो नॉर्मल है कि जब सिंगल प्रेगनेंसी जो है प्रेगनेंसी में कैलोरी पूछा जाए कि कितना एक्स्ट्रा कैलोरी देना होता है एक प्रेग्नेंट वुमेन को, दैट इज़ 300 किलो कैलोरी। एंड अगर एक क्वेश्चन में पूछा जाता कि लैक्टेशनल मदर में कितना कैलोरी का इंटेक बढ़ाना होता है, तो 500 कैलोरी जो है, 550 भी होता है ऑप्शंस में। तो इस तरह से आपका ऑप्शन यहाँ पे इन प्रेग्नेंट वुमेन दैट इज़ 300 कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेटमेंट इज राइट अबाउट सिफेल हेमाटोमा। सिफेल हेमाटोमा जो है ये ब्लड का अकामलेशन होना इन बिटवीन दी पेरिनियम एंड स्कल बोन के बीच में जो है सिफेल हेमाटोमा का मतलब होता है ब्लड का अकामलेशन होना स्केलेट जो स्कल बोन है उनके अंदर जो है ब्लड का अकामलेशन देखने को मिलता है। अगर बच्चे का जो है कोई इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी करवाते हैं या फिर कोई बर्थ इंजरी हो जाती है तो उसकी वजह से सिफेल हेमाटोमा देखने को मिलता है। एंड सिफेल हेमाटोमा जो है ये आफ्टर दी डिलीवरी के 3 से 5 दिन के बाद में जो है अपीयर होता है।
इसके बीच में इसके बारे में जो है कुछ स्टेटमेंट दी गई है कि क्या ये कैन क्रॉस सूचर लाइन, ऑलवेज प्रेजेंट एट बर्थ, ऑप्शन सी अकर ड्यू टू इम्प्रॉपर वेनस ड्रेनेज, या फिर कांट क्रॉस सूचर लाइन। तो यहाँ पे राइट स्टेटमेंट जो है सिफेल हेमाटोमा की रहेगी कि ये सूचर लाइन को क्रॉस नहीं करता है। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया कि सिफेल हेमाटोमा जो है ये बर्थ के 3 से 5 दिन के बाद में जो है ये अपीयर होता है, और वो भी अगर कोई बर्थ इंजरी हो जाती है, लाइक इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी करवाते हैं उस दौरान कोई प्रॉब्लम होती है अगर बच्चे को, तो उसकी वजह से सिफेल हेमाटोमा देखने को मिलेगा। लेकिन ये क्रॉस नहीं करता है सूचर लाइन को, और इसी तरह से एक अलग फॉर्म है सिफेल हेमाटोमा की तरह ही एक अनदर टर्म है दैट इज कॉल्ड, हम कभी नेक्स्ट वीडियो में जो है उसे डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, absence of breathing is known as, absence of breathing को हम क्या कहते हैं? डिस्निया, एपनिया, साइनोसिस या कोलैप्स? absence of breathing को डिस्निया कहा जाएगा, एपनिया या साइनोसिस या कोलैप्स? तो सिंपल सा इसमें बहुत ही इजी क्वेश्चन, इजी ऑप्शंस डाले हुए हैं। तो एपनिया जो है, एब्सेंस ऑफ ब्रीथिंग इज कॉल्ड एपनिया, एंड डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग इज कॉल्ड डिस्निया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ ऑफ WHO इंक्लूड ऑल एस्पेक्ट एक्सेप्ट। तो WHO ने एक डेफिनेशन दी है हमारी हेल्थ पे, उसमें कौन कौन से एस्पेक्ट इंक्लूड है एक को छोड़ के? फिजिकल, मेंटल, रिप्रोडक्टिव या सोशल? तो आप सभी को पता है कि फिजिकल, मेंटल एंड सोशल आते हैं, लेकिन रिप्रोडक्टिव नहीं आते हैं। ठीक है, फिजिकल वेलबिंग, सोशली, मेंटली, ये सब जो है फैक्टर होंगे उसमें, लेकिन रिप्रोडक्टिव नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस इज। नॉर्मल ड्यूरेशन कितनी रहती है इन्वोल्यूशन यूट्रस की? जो यूट्रस है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे कब तक वापस आ जाएगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है कि उसकी ड्यूरेशन कितनी रहेगी, 6 मंथ की, 6 वीक या 2 मंथ या फिर 3 मंथ्स की? सो नॉर्मल जो ड्यूरेशन रहता है इन्वोल्यूशन का वो रहता है ऑप्शन बी, 6 वीक जो है इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस नॉर्मली देखने को मिलता है। अगर इन्वोल्यूशन नहीं होता है, 6 वीक पे यूट्रस जो है अपनी नॉर्मल पोजीशन पे नहीं आता है, देन हम उस कंडीशन को बोलते हैं सब इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन ओरल एंड एक्सिलरी टेम्परेचर इज। देखिए, ओरली भी टेम्परेचर लेते हैं, एक्सिलरी भी लिया जाता है, एंड रेक्टली भी टेम्परेचर जो है वो लिया जाता है। सो ओरली टेम्परेचर जो है, जब हम ओरली टेम्परेचर लेते हैं और एक्सिलरी टेम्परेचर लेते हैं तो उनके बीच में कितना डिफरेंस होता है? कितने सेल्सियस का डिफरेंस रहेगा? 0.6 डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस, 1.5 डिग्री सेल्सियस या फिर 0.1 डिग्री सेल्सियस? सो यहाँ पे जो है 0.6 डिग्री सेल्सियस का फ़र्क रहेगा। ठीक है, अगर यहीं पे क्वेश्चन में पूछा जाता है एक्सिलरी एंड रेक्टल टेम्परेचर, देन 1 डिग्री सेल्सियस का वहाँ पे डिफरेंस मिलता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है ओरल एंड एक्सिलरी टेम्परेचर के बीच में कितना फ़र्क रहेगा? 0.6 डिग्री सेल्सियस का। आज का लास्ट क्वेश्चन है, इनिशियल साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इज। सो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस जो है ये प्री टर्म वाले बच्चों में देखने को मिलती है, क्योंकि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस क्यों होती है, अगर आपको पता हो कि सर्फेक्टेंट इन प्री टर्म बच्चों में फुली नहीं बनता है, लेसिथिनस फिंगोमाइलिन रेशो जो है वो 1:1 ही रह जाती है।
जो स्फिंगोमाइलिन लेसिथिन स्फिंगोमाइलिन है वो सर्फेक्टेंट का फॉर्मेशन करवाने में रोल प्ले करती है। सर्फेक्टेंट जो है ये एल्वियोलर जो एल्वियोलाई होती हैं उनका कोलैप्स होने से प्रिवेंट करवाता है एंड सरफेस टेंशन को रिड्यूस करवाता है। सो सर्फेक्टेंट अगर प्रॉपरली अमाउंट में अगर नहीं बनेगा तो बच्चे को जो है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा, लंग्स जो हैं वो प्रॉपरली एक्सपैंड नहीं करेगा बेबी, और उसे बहुत ज़्यादा जो है साइन सिम्टम जो है अपीयर होंगे, देखने को मिलेंगे बच्चे में। सो इनिशियल पूछा है यहाँ पे कि इनिशियल रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस साइन कौन सा रहेगा, साइनोसिस, ग्रंटिंग साउंड, टेकीपीनिया या नेजल फ्लेयरिंग। देखिए ये चारों जो यहाँ पे दिया गया है ये सभी साइन प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इनमें से भी कौन सा इनिशियल रहेगा, तो इनिशियल साइन जो है वो रहता है नेजल फ्लेयरिंग। बच्चा जो है अपने जो नोज़ है उसकी फ्लेयरिंग करेगा, नेजल फ्लेयरिंग होती है। तो इनिशियल साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस इज नेजल फ्लेयरिंग। सो आज की क्लास जो है यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो, आपको कुछ नया सीखने को मिला हो। मैंने आपको यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा था सेफेल हेमाटोमा का, राइट। तो सेफेल हेमाटोमा का जो मैंने आपको बोला था कि एक और टर्म है जो कि सेम इसी तरह की है, तो आप प्लीज़ कमेंट में लिखिए कि कौन सी टर्म है। एंड